वंदे मातरम मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल संघ दर्शन पर। मित्रों, इस चैनल के माध्यम से हम संघ को लेकर समाज में जो भ्रांतियां फैली हैं उनको दूर करने का तथा संघ के विचारों को जनमानस तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं ताकि समाज में राष्ट्रवाद का भाव उत्पन्न हो सके। मित्रों, इससे पूर्व हम भाग 1 संघ एवं अन्य मतावलंबी तथा भाग 2 संघ पर आरोप देख चुके हैं। यदि अभी तक आपने ये दोनों भाग नहीं देखे तो उनको भी अवश्य देख लें। आज हम देखेंगे भाग 3 संघ कार्य के विषय में 2। हमारा प्रयास अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। चलिए वार्ता पर चलते हैं। मित्रों, विभिन्न अवसरों पर समाज के प्रबुद्धजन, मित्र, पत्रकार, समाचार पत्रों के संपादक और विशिष्ट जनों से श्री गुरु जी का वार्तालाप होता रहता था। उस समय उनके द्वारा पूछे गए प्रश्नों के यथार्थ उत्तर श्री गुरु जी ने अपनी सटीक शैली में दिए। वे पाठकों के लिए समाधान करने वाले तथा मार्गदर्शक हो सकते हैं। पत्रकार ने प्रश्न किया, आपकी संस्था की विशेषता क्या है? श्री गुरु जी ने उत्तर दिया, साधारण से दिखने वाले शारीरिक संस्कार जैसे प्रारंभिक कार्यक्रमों के माध्यम से हिंदू समाज का संगठन हमारा ध्येय है, किंतु हमारा संगठन समाज से पृथक नहीं है। हम सुसंगठित समाज के आकांक्षी हैं। पत्रकार, हिटलर ने भी इसी प्रकार युवाओं को अनुशासन के माध्यम से एक किया था, किंतु बाद में अन्य राजनीतिक पक्षों को दबा दिया। उस नाजी संगठन में और आप में क्या अंतर है? श्री गुरुजी ने समझाते हुए जवाब दिया, हिटलर का आंदोलन राजनीतिक था। हम राजनीति से संलग्न न होते हुए जीवन रचना निर्माण करना चाहते हैं। राजनीतिक उद्देश्य से बहुत से लोग एकत्र आते हैं, परंतु कार्य सिद्धि न होने पर वे अलग हो जाते हैं। तात्कालिक उपलब्धि नहीं, अपितु अक्षुण्ण एकता हमारा ध्येय है। इसी कारण हम राजनीति से अलग हैं। पत्रकार, यह कैसे संभव हो सकता है? श्री गुरु जी, हम त्यागमय जीवन से यह प्राप्त कर सकते हैं। जब समाज के कतिपय घटक इस विचार से कार्य करते हैं तब अन्य घटक भी उसका अनुकरण करने लगते हैं। पत्रकार पुनः, क्या आपका ध्येय पूर्णतः सामाजिक है? श्री गुरु जी, हमारा ध्येय जीवन के हर पक्ष को समाहित करता है, सामाजिक, आध्यात्मिक, नैतिक इत्यादि। पत्रकार, संगठन के पश्चात क्या? श्री गुरु जी ने उत्तर दिया, संगठन को संभालना व बढ़ाना। पत्रकार पुनः, उसके बाद श्री गुरु जी ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, क्या यही उसकी पूर्णता नहीं है? पत्रकार ने पुनः प्रश्न किया, भारत में स्वयंसेवकों की संख्या कितनी है? क्या आप बता सकेंगे? श्री गुरु जी, यह कार्य कार्यालय का है, मुझे निश्चित संख्या बताना संभव नहीं है। पत्रकार, क्या प्रतिबंध हटने के पश्चात आपका कार्य बढ़ा है? श्री गुरु जी, हाँ, संघ कार्य का विस्तार विशेष रूप से हो रहा है। बड़ी संख्या में तरुण वर्ग बढ़ रहा है। पत्रकार ने पुनः प्रश्न किया, क्या स्वयं का पक्ष छोड़कर कुछ साम्यवादी संघ में सम्मिलित हुए हैं? पूर्व में आपने पंडित नेहरू को पत्र लिखा था, उस आधार पर मैं यह प्रश्न पूछ रहा हूँ। श्री गुरुजी ने पत्रकार को समझाते हुए जवाब दिया, यह तो साम्यवादी ही बता सकते हैं। मेरी ऐसी मान्यता है कि यदि कोई साम्यवादी संघ में प्रवेश करता है तो प्रारंभ में वह संघ का काम साम्यवादी रहकर करेगा, किंतु कालांतर में वह साम्यवादी नहीं रहेगा। पत्रकार ने जिज्ञासापूर्ण प्रश्न किया, आपके शिविरों में किस प्रकार की शिक्षा दी जाती है? श्री गुरुजी ने उत्तर दिया, राष्ट्र सेवा के लिए सदैव तत्पर शक्ति निर्माण का कार्य हम करते हैं। स्वयं सेवकों में अत्युत्तम उत्सर्ग एवं निस्वार्थ भाव निर्माण हेतु हम शारीरिक तथा बौद्धिक
शिक्षा प्रदान करते हैं। पत्रकार, इस वर्ष कितने स्थानों पर शिविर लगे? 200 स्थानों पर शिविर लगे, ऐसा वृत्त पत्रों में पढ़ा। श्री गुरुजी ने पत्रकार को समझाया, यह कैसे संभव है? प्रत्येक शिविर में यदि मैं 1 या 2 दिन भी रहूं तो सब शिविरों में कितने दिन लगेंगे? यह वार्ता गलत है। इस वर्ष 14 स्थानों पर शिविर लगे। पत्रकार, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ द्वारा अभी तक जो प्रगति की गई है, क्या आप उससे संतुष्ट हैं? श्री गुरुजी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, जहाँ तक हमारा संबंध है, मैं निश्चित ही प्रगति से संतुष्ट हूँ। यद्यपि एक कार्यकर्ता के लिए प्रगति का सच्चा संतोष कभी होता ही नहीं। पत्रकार, क्या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कोई सामाजिक सेवा का कार्य कर रहा है? श्री गुरुजी ने पत्रकार को समझाया, हम अपने कार्यों की प्रसिद्धि नहीं चाहते। स्वयंसेवक प्रत्येक स्थिति में समाज सेवा करते हैं। उदाहरण के लिए, देश में अभी जो अकाल की स्थिति है, हम उन क्षेत्रों में सहायतार्थ जुटे हैं। हम केवल उतना ही प्रचार करना चाहते हैं जितना अपने समाज के अन्य बंधुओं से सहायता का सामान जुटाने के लिए जरूरी हो। इससे अधिक प्रचार हम नहीं करना चाहते, न ही हम कार्य का श्रेय लेना चाहते हैं, क्योंकि हम किसी का वोट लेने नहीं निकले। पत्रकार, लोगों का आम ख्याल है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ गांव की जनता को आकर्षित नहीं कर सका। श्री गुरुजी ने उत्तर दिया, यह भावना केवल शहरी क्षेत्रों में है, ग्रामीण अंचल में नहीं। ग्रामीण क्षेत्रों में हमारी सैकड़ों शाखाएं चल रही हैं, वहां इस प्रकार की गलतफहमी कोई भी निर्माण नहीं कर सकता। पत्रकार ने पुनः जिज्ञासा दिखाते हुए प्रश्न किया, काली टोपी पहनने का क्या कोई खास अर्थ अथवा महत्व है? श्री गुरुजी ने बहुत ही सरल शब्दों में जवाब दिया, कोई खास महत्व नहीं। जब इसका प्रचलन हुआ तब वह अधिक प्रचलित थी। पत्रकार पुनः जिज्ञासा की स्थिति में, परंतु क्या काला रंग शोक का प्रतीक नहीं है? श्री गुरुजी ने उत्तर दिया, मुझे लगता है कि इस प्रकार सोचना ईसाई कल्पना है। हमारे यहाँ भगवान कृष्ण काले और काली माता भी काली है। हमारे यहाँ यह शोक का चिन्ह कैसे हो सकता है? हमारे देश में कई लोग काले रंग के हैं। सच तो यह है कि हमारे लिए काला रंग बहुत ही शुभ है। कृष्ण नाम का अर्थ ही काला है। अपने समय की अतीव सुंदर समझी जाने वाली द्रौपदी भी श्याम वर्ण की ही थी। पत्रकार, परंतु उसे बहुत कष्ट उठाने पड़े। श्री गुरुजी, कई अच्छे लोग कष्ट में फंसे थे। सच तो यह है कि अच्छा होने के लिए ऐसी कीमत चुकानी ही पड़ती है। पत्रकार, अब गोलवलकर के बाद कौन? श्री गुरुजी, धन्यवाद, आप ही क्यों नहीं? पत्रकार, गुरुपीठ पर आसीन होना इतना सरल नहीं है। श्री गुरुजी ने पुनः पत्रकार की जिज्ञासा को शांत करते हुए समझाया, यदि सरल नहीं है तो आपको मजबूत बनना होगा। हमारे यहाँ तो यह प्रश्न उपस्थित ही नहीं होता। यह प्रश्न तभी उत्पन्न होता है जब कोई व्यक्ति संगठन के लिए अपरिहार्य बने। संघ की रचना इस प्रकार से कभी नहीं हुई, इसलिए कोई न कोई व्यक्ति सामने आएगा और उत्तरदायित्व संभालेगा। पत्रकार, प्रगति के लिए जिस प्रकार की पद्धतियां उपयोग में लाते हैं, अन्य देशों में उनका उपयोग नहीं किया जाता, फिर यहाँ ही इसका उपयोग क्यों? तब श्री गुरु जी ने उत्तर दिया, यह तो स्पष्ट है कि समाज की परिस्थिति के अनुसार पद्धतियां अलग होंगी। क्या हम ये कह सकते हैं कि हमारे यहाँ के लोगों की और इंग्लैंड के लोगों की परिस्थिति समान है? हर अंग्रेज व्यक्ति देशभक्ति से ओतप्रोत है। एक अबोध बालक भी स्वाभिमान से कहेगा, ओ इंग्लैंड, सभी दोषों के बावजूद मैं तुझसे प्रेम करता हूँ। पर यहाँ हम देखते हैं कि हमारे वरिष्ठ नेता भी निंदापूर्वक हमारे पवित्र हिमालय की ओर संकेत करते हुए कि वह तो बंजर स्थान है जहाँ घास का एक तिनका भी नहीं उगता, हमारी मातृभूमि का अपमान करते हैं। फिर यहाँ भिन्न प्रकार की सामाजिक स्थिति है, इसलिए एक पद्धति का उपयोग कैसे उपयुक्त होगा? वहाँ राजनीतिक दल और राजनीतिक नेता खिलाड़ी मनोवृत्ति से व्यवहार करते हैं। उदाहरणार्थ, सन 1945 में जब लेबर पार्टी सत्ता पर आई तो उन्होंने
विरोधी दल के नेता को अमेरिका में राजदूत और चीन में उपनेता बनाकर भेजा। यहाँ आप ऐसे व्यवहार की कल्पना भी नहीं कर सकते। सत्ता दल का तृतीय श्रेणी का आदमी भी अन्य दलों के व्यक्तियों की अपेक्षा कार्यक्षम माना जाता है। अन्य दलों के व्यक्तियों को हमारी वर्तमान सरकार के ढांचे में कोई स्थान नहीं है। फिर हम अपने देश की तुलना अन्य देशों के साथ कैसे कर सकते हैं? अतः अपने लोगों में देशभक्ति, अनुशासन आदि का भाव भरने के लिए संघ को विशेष पद्धति का अवलंबन करना पड़ा है। पत्रकार, समाचार पत्र संघ के आलोचक क्यों हैं? श्री गुरुजी ने उत्तर दिया, क्योंकि सरकार उनसे ऐसा करने को कहती है। कुछ समय पूर्व केंद्रीय सरकार के तत्कालीन गृह मंत्री ने समाचार पत्रों में संघ के विरुद्ध प्रकाशित एक समाचार की ओर मेरा ध्यान आकृष्ट किया। प्रत्युत्तर में मैंने उक्त मंत्री महोदय को यही कहा है कि ऐसे समाचार तो उनके मंत्रालय द्वारा ही समाचार पत्रों को दिए जा रहे हैं। मंत्री महोदय निरुत्तर हो गए। कुछ समय पूर्व एक पत्रिका में संघ का रहस्य शीर्षक से एक लेख प्रकाशित हुआ। मुझे आश्चर्य हुआ कि शिक्षित पुरुष भी रहस्यों एवं चमत्कारों की चर्चा करते हैं। कोई भी वस्तु रहस्य उसी समय तक रहती है जब तक उसे समझने में कोई असफल रहता है। लगभग 30 वर्ष पूर्व में कुछ स्वयंसेवक बंधुओं के साथ डॉक्टर साहब से भेंट करने अकोला स्टेशन पर गया था। जैसे ही गाड़ी प्लेटफॉर्म पर आई, हम लोगों ने ग्रामीण व्यक्ति को बेतहाशा भागते देखा। मैंने जब उससे उसके भागने का कारण पूछा, तब उसने बताया कि वह यह देखना चाहता था कि गाड़ी के इंजन को खींचने के लिए उसमें कितने बैल जोते गए हैं। उस अबोध ग्रामीण ने उसके पूर्व रेलगाड़ी नहीं देखी थी, इसलिए वह घोड़ों की भी कल्पना नहीं कर सकता था। रहस्य चर्चा करने वाले इन व्यक्तियों को देखकर मुझे उक्त ग्रामीण का स्मरण हो आता है। लेकिन दोनों में एक अंतर अवश्य है, और वह है कि रहस्य चर्चा करने वाले इन व्यक्तियों में उस ग्रामीण सरीखी अबोधता नहीं है। पत्रकार ने पुनः प्रश्न किया, यह वर्ग समय समय पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर प्रतिबंध लगाने की मांग क्यों करता रहता है? श्री गुरुजी ने उत्तर दिया, संभवतः उनका प्रयास हमें भयभीत करने का हो, किंतु वे हमें भयभीत नहीं कर सकते, क्योंकि हम उक्त अवस्था से निकल चुके हैं। वस्तुतः वे शेखी बघारने वाली ऐसी चर्चा अपनी कमजोरियों को छिपाने के लिए ही करते हैं। मुझे यह अनुभव कर अत्यधिक वेदना होती है कि इस देश में राष्ट्रभक्ति की उपेक्षा हो रही है। दूसरी ओर अपने आप को चीन का हस्तक बताने वाले चुनावों में भाग ले सकते हैं और चुने भी जा सकते हैं। आज अपने राष्ट्र की ऐसी संकटपूर्ण स्थिति है। पत्रकार ने पुनः प्रश्न किया, इस दुस्थिति का निदान क्या है? श्री गुरुजी ने उत्तर दिया, ध्रुवीकरण। पत्रकार, किन का ध्रुवीकरण? श्री गुरुजी, एक ओर सभी राष्ट्रभक्त शक्तियों का ध्रुवीकरण और दूसरी ओर सभी राष्ट्र विरोधी शक्तियों का। इसके अतिरिक्त अन्य कोई मार्ग नहीं। पत्रकार ने पुनः जिज्ञासा से प्रश्न किया, आज के इस आणविक प्रशिक्षास्त्रों के युग में लाठी समान पुराने शस्त्र का प्रशिक्षण देने में क्या तुक है? श्री गुरुजी ने उत्तर दिया, राष्ट्रीय मामलों में सरकार और जनता की भूमिका क्या हो, इसके प्रति अज्ञान को ही ऐसे प्रश्न प्रकट करते हैं। अण्वास्त्र आदि शस्त्रों का प्रयोग सरकार ही करती है। ऐसे शस्त्रों के प्रयोग का प्रशिक्षण सेना को दिया जाता है। अमेरिका या रूस जैसे देश में भी सामान्य व्यक्ति को इन शस्त्रों का प्रयोग नहीं करने दिया जाता। उन देशों में भी जनसाधारण को शारीरिक प्रशिक्षण लाठियों, तीर कमानों से ही दिया जाता है। ऐसा प्रशिक्षण शरीर और मस्तिष्क का अनुशासन स्थापित करने के लिए दिया जाता है। संघ भी वही कर रहा है। पत्रकार, बड़े बूढ़े लोग जब देखते हैं कि रोज का कार्यक्रम मात्र खेलना कूदना, गीत गाना, प्रार्थना आदि है, तो वे समझते हैं कि यह बच्चों के लिए ही है, कि उनकी भूमिका मात्र सहानुभूति प्रकट करने की ही है। क्या यह एक न्यूनता नहीं है? तब श्री गुरुजी ने उत्तर दिया, यह एक गलत धारणा है। जब हम कहते हैं कि यह समाज के पुनर्गठन का कार्य है, तो यह वर्तमान समाज के लिए भी लागू होता ही है। वर्तमान समाज का अर्थ है बड़े, बूढ़े व गृहस्थ। कोई भी छोटे बच्चों को आज का समाज तो नहीं कहेगा, वे तो कल की पीढ़ी कहलाएंगे।
अतः समाज को संगठित करने की जिम्मेदारी वर्तमान पीढ़ी पर ही है, अर्थात बड़े बूढ़ों को इस दृष्टि से सामाजिक एकत्रीकरण का कार्य सक्रियता के साथ करना चाहिए। अगर आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लगा हो तो अपने रिश्तेदारों, दोस्तों, घनिष्ठों में इसे शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। चाहे तो वो लगा ले, चाहे लगा लिए।